स्वागत है आपका भारतीय ज्ञानशाला के इस मंच पे। और आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। तो जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वो था जंतुओं में जनन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करने वाले हैं किशोरावस्था की ओर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम इसमें उस विषय में बात करने वाले हैं जिसमें मानव के शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिनके उपरांत को जनन हेतु सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि किशोरावस्था की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, किशोरावस्था कब उत्पन्न होती है, कब तक चलती है, उसके अंदर होने वाले कौन कौन से बदलाव हैं, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए, उसमें थोड़ा सा स्टेबल रहिए, थोड़ा सा उसको सुनने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये स्टोरी राइट के तौर पे आपको इसलिए समझाई जाती है ताकि आप एक कहानी की तरह इसको याद भी कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो में रुका कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाए जाएंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। तो देखिए, बुक की लाइन बाय लाइन पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि जो इसमें मेन कंक्लूजन है उसको हम लोग समझ लें। ठीक है, तो कंक्लूजन समझने का सेंस ये कहता है कि पहली बात चीज़ क्या है कि किशोरावस्था होती क्या है। ठीक है, किशोरावस्था क्या होती है। किशोरावस्था के लिए आप समझ सकते हैं कि जो वृद्धि होती है, पहले हम वृद्धि को समझते हैं। वृद्धि जो है वो जन्म के समय से ही होने लगती है। ठीक है, जन्म के समय से ही नहीं, जन्म के से पूर्व, यानी कि जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तब से ही आपकी वृद्धि होने लगती है। आपने जो कोशिका की बात पढ़ी थी, ठीक है, तो जंतु और जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें शुक्राणु और अंडाणु की बात की थी। जब उसके निषेचन से युग्मनज बनता था और उसके बाद से जो आगे का प्रोसेस चलता था वो सब क्या है, वो सब वृद्धि का है, जिसमें आपके अंग बनने लगते थे। उसके बाद आप एक गर्भ के रूप में विकसित होते थे। उसके बाद जो है आपका जन्म होता था और उसके बाद से आपका विकास होता था। तो यहाँ पे दिया है कि वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो आपने देखा कि शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्ध प्रक्रिया का एक भाग है। ठीक है, यह इस बात का संकेत है कि जब आप बच्चे नहीं रहे हैं, अब आप युवावस्था में कदम रख रहे हैं। तो ठीक है, तो अब आपको क्या समझना है कि किशोरावस्था की असल अवस्था क्या होती है। तो वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, आपको पता है। इसको आप चाहें कि हम एक ही बार में इसको खींच के इतना बड़ा कर लें, ठीक है, आज हम 2 साल के तो कल हम 15 साल के हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, ये 11 वर्ष से लेके 18 या 19 वर्ष तक रहती है। और ये अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स, ठीक है, 13, 18, 19 लाइक दैट, उसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में कुछ पहले 1 या 2 साल पहले ही हो जाता है। ठीक है, किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। आगे बात समझ में, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें आपके शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि इसका यौवनारंभ का संकेत करते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी छोटी सी बच्ची को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसके शरीर में और किसी 18 साल की, 16 साल, 15 साल की लड़की के शरीर के बनावट में अलग अलग चीज़ों में अंतर आप सब देख सकते हैं। तो यही जो अंतर है वो किशोरावस्था में आपको प्रारंभ हो जाती है, जो आपकी जनन परिपक्वता को शो करती है। ठीक है, आते हैं आगे। तो क्या होता है यौवना आरंभ में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए, प्रारंभ में क्या होता है ना, लड़कियां जो हैं वो लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। ठीक है, ये आप यूजुअली अपने आप आसपास भी देख सकते हैं कि जो प्रारंभ होता है उसमें लड़कियां जो हैं वो लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। 18 वर्ष तक की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए क्या होता है, प्रारंभ में लड़कियां हमेशा, आपको भी बताया मैंने, प्रारंभ में लड़कियां क्या करती हैं, लड़कों की अपेक्षा अधिक वृद्धि करती हैं। कुछ यौन आरंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीरे धीरे धीमी हो जाती है। तो ये जो वृद्धि वाली जो बात होती है वो हर किसी में अलग अलग होती है। कोई आपको दिखता होगा कि 8 साल में बहुत लंबा दिख जाता है, कोई आपको 12 साल में भी उतनी हाइट का नहीं दिखता है। तो ये जो प्रक्रम है ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन जो हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। स्वर में परिवर्तन होता है। अभी आपने पहला क्या देखा, पहला आपने देखा लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन, तो लड़कों क्या होते हैं वो ज़्यादा हट्टे कट्टे नज़र आते हैं, ज़्यादा उनकी जो उनका जो परिवर्तन होता है वो सुस्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने, लड़कियों में क्या होता है, जो लड़के हैं उनकी जो सीने होते हैं वो चौड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें दिखाई दे। स्वर में परिवर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा ना कि कुछ जो लड़के होते हैं वो बहुत फटी फटी सी आवाज़ में बात करते हैं, तो वो होता है स्वर यंत्र, ठीक है। यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ा हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देने लगता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। तो सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लड़कियों का स्वर कैसा होता है, उच्च तारत्व वाला, जबकि लड़कों का गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। ये स्थिति कुछ दिनों बाद तक रहती है और क्या होता है, अपने आप सामान्य हो जाती है। यानी कि जब लड़की यौवनावस्था में आते हैं तो लगातार अचानक से उनकी आवाज़ चेंज होती है, भर्राने लगती है, फटने लगती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर उनकी नॉर्मल हो जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ फिगर दिया हुआ है कि ये कैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। यही आपका एडम्स एप्पल है। आइए बात करें मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। आपने हमेशा सुना होगा लड़की है ना बहुत अच्छे से जल्दी समझदार हो जाती है, लड़की है ना सब अच्छे से समझने लगती है। तो ये चीज़ें हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो लड़कों से पहले ही क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय होता है जब मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक है। किशोर शारीरिक या मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने को ढालने में प्रयास करता हुआ असुरक्षित महसूस करता है, ठीक है। उसको ये लगता है अच्छा ये क्या हो रहा है, मैं इसके बारे में किससे बात करूं या नहीं करूं। जो अंग में वृद्धि होती है, ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है वो प्राकृतिक होते हैं और शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे होते हैं। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में की क्रियाशीलता में वृद्धि, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप बड़े होते हैं तो क्या हो जाता है कि आपको पिंपल्स होने लगते हैं, ठीक है। तो वो सब किसकी वजह से होते हैं, वो जो स्वेद एवं तेल ग्रंथियाँ होती हैं, यानी कि पसीने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं उनका स्राव बढ़ जाता है, ठीक है। अधिक क्रियाशीलता का कारण होता है कि आपके चेहरे पे क्या होने लगते हैं, पिंपल्स होने लगते हैं, जनन अंगों का विकास होने लगता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए यौवनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगता है। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लाल ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रभाव में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सी नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, और आपको ऑप्शन दिया रहेगा श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, लाल ग्रंथि, और भी कुछ दे सकते हैं। तो आपको इसमें से बताना पड़ेगा कि कौन सी जो ग्रंथि, यानी कि श्वेत ग्रंथि आपकी क्या है, नलिका विहीन ग्रंथि है।
गौर लैंगिक लक्षण आप देख सकते हैं। तो देखिए आपने शुक्राणु और अंडाणु की बात कर ली थी। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है, लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं, लड़कों एवं लड़कियां दोनों के बगल में, जांघ के ऊपरी भाग तथा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो परिवर्तन होते हैं वो हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलने वाली है जो क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अब यहाँ से देखना है, देखिए हार्मोन क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, यौवना आरंभ के साथ ही जो वृषण है वो पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का श्रवण कर देता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है जिनके बारे में आपने कभी अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना, लड़कियों में यौवनावस्था के साथ ही अंडाशय ही स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पुरुष का हार्मोन कौन सा था, टेस्टोस्टेरोन, और महिला का कौन सा है, एस्ट्रोजन। ठीक है, दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो होती है पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि पीयूष ग्रंथि जो है वो अनेक हार्मोन स्रावित करती है। जो पीयूष ग्रंथि है वो अनेक हार्मोन का स्रावित करती है और ये डायरेक्ट रुधिर में इसका क्या करती है, डायरेक्ट रुधिर में इसका स्राव करती है। इसलिए इन सबको क्या होता है, ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहलाती हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक बनी रहती है। ठीक है, स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौवना आरंभ 10 से 12 वर्ष से 45 से 50 तक रहता है। ठीक है, तो जनन की अवस्था जो होती है जब वो बच्चे को पैदा कर सकती है वो जो है वो 10-12 साल से स्टार्ट होकर 45 से 50 साल तक की उम्र तक वो रहता है। ऋतुस्राव चक्र, ठीक है, ये क्या होता है कि अंडाणु जो है वो परिपक्व होता है, उसका फिर निर्मोचन होता है, वो गर्भाशय की दीवार पर जाता है, उसका मोटा होना, निषेचन ना होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल होता है। और यही क्या होता है, यही हर महीने जो है वो आपका पीरियड्स के तौर पे लड़कियों के साथ होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। जनन से पूर्व उसका लिंग निर्धारण उसके पिता के गुणसूत्र द्वारा ही होता है। ये जान लीजिए, आपने सुना होगा जो गर्ल्स होती हैं उनके पास केवल XX ही होता है। ठीक है, और जो बॉयज़ होते हैं उनके पास XY होता है। और अगर जो गर्ल्स है उसके XX के साथ उसके पिता का X आके जुड़ता है तो गर्ल होती है, और अगर वो Y जुड़ता है तो फिर वो बॉयज़ होता है। तो यानी कि जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं कि ये तो सिर्फ बेटी पैदा कर रही है, उसमें माँ का कोई रोल नहीं होता है, रोल जो है वो पिता का ही होता है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कौन सी जो ऐसी ग्रंथि है जो सीधे मस्तिष्क से जुड़ी होती है, तो वो होती है पीयूष ग्रंथि, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पीयूष ग्रंथि जो है वो वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल, इन सबको क्या करती है, इन सब के लिए यही जिम्मेदार होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पे है कि जो गॉइटर रोग होता है, ठीक है, क्या होता है, गॉइटर रोग बात करते हैं। एक सेकेंड, देखिए जो गॉइटर रोग होता है वो थायराइड ग्रंथि का रोग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें गले में फूल जाता है, गला जो होता है वो फूल जाता है, और ये फिर थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद आती है थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है, और जब ये स्रावन नहीं हो पाता है तो क्या हो जाता है, वो थायराइड ग्रंथि का
रोग हो जाता है। फिर आते हैं मधुमेह रोग के बारे में। तो ये मधुमेह रोग आपका क्या है, शुगर, ये अग्न्याशय में होता है। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करने की वजह से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि जो है वो एड्रिनल नामक हार्मोन का स्रावण करती है। ये क्या करती है, ये क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करती है। ठीक है। तो जब आप बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, उत्तेजना की अवस्था होती है, तो उसमें आपकी एड्रिनल ग्रंथि आपको सपोर्ट करती है। एड्रिनल ग्रंथि जो है वो रुधिर में नमक की मात्रा को भी संतुलित करती है। तो एड्रिनल ग्रंथि के काम आपने जान लिए। क्रोध, चिंता व उत्तेजना की अवस्था में ये क्या करती है, ये आपको हेल्प करती है और नमक की जो मात्रा है हमारे खून में उसको भी मेंटेन करके रखती है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का श्रवण करती है। ठीक है। जो थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त, क्योंकि हमने अभी बोला था ना, जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मास्टर ग्रंथि होती है, वो अपने साथ बहुत सारी ग्रंथियों को सपोर्ट करती है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है, सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। पीयूष ग्रंथि के बहुत सारे काम हैं, तो इसलिए हमारी पीयूष ग्रंथि जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण करते हैं। कि हमने जंतुओं में जनन में भी देखा था, जिसमें आपने देखा होगा जो मेंढक वाला था और रेशम के कीट की बात थी, उसमें एक कायांतरण होता है, क्योंकि ये जब जन्म लेते हैं तो किसी और तरीके से दिखते हैं और जब बड़े होते हैं तो किसी और तरीके से दिखते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। ठीक है। इसके उत्पादन के लिए जल में नमक का रहना बहुत आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में नमक की कमी के कारण टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या नमक इम्पोर्टेंट है कायांतरण के लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर नमक की कमी हो जाएगी तो टैडपोल जो है वो मेंढक में परिवर्तित अपने आप को नहीं कर पाएगा। ठीक है। जननात्मक स्वास्थ्य, व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जब वो स्वस्थ होगा तभी वो क्या होगा, वो स्वास्थ्य वर्धक रह पाएगा। भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होते हैं एक संतुलित आहार है खुद में ही। ठीक है। लो प्रचुर जो है खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, वो होते हैं पत्तेदार सब्जियां हो गई, गुड़ हो गई, मांस हो गए, संतरा हो गया, आंवला हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने इस चैप्टर में देखा कि वो अवस्था, ठीक है, जिसमें यौवनावर्ष होने पर व्यक्ति जनन के लिए सक्षम हो जाता है। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की अवधि किशोरावस्था कहलाती है। यौवना आरंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि हो जाती है। शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। किशोरावस्था में स्वर यंत्र की वृद्धि होने का लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौवना आरंभ में जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ है जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं, जैसे कि वृद्धि हार्मोन तथा अन्य वृद्धि ग्रंथियां वृषण, अंडाशय, थायराइड तथा एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती है। अग्नाशय इंसुलिन का, थायराइड थायरोक्सिन का तथा एड्रेनलिन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन। ठीक है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित होती है। इसे ही हम ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, जिसे हम आजकल के बच्चे पीरियड्स के तौर पे समझते हैं। अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज में XX गुणसूत्र है अथवा XY गुणसूत्र है। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे हमने जो बात की है
वो किशोरावस्था की है, उन अंगों की बात की है जो इस अवस्था में आके विकसित हो जाते हैं, और वो जो विकसित होते हैं उसके बाद आपका शरीर एक जनन प्रक्रिया की प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाता है। आप एक ऐसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं जिसमें आप एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। उसके दौरान होने वाले परिवर्तनों से आपका जो कौन कौन सा हार्मोन आपके लिए काम करता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने इसमें समझने की कोशिश की हैं। और आपने ये भी समझा है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो हमारी मास्टर ग्रंथि होती है, वो खुद वृद्धि में सहायक करती है, ठीक है। उसके साथ साथ वो वृषण, अंडाशय, थायराइड तथा एड्रिनल को भी हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती है। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है। और जो स्वेद तेल ग्रंथियाँ होती हैं ये सारी जो है वो नलिका विहीन ग्रंथि है, क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो डायरेक्ट जो हार्मोन है वो रुधिर तक सेंड करती हैं, और इस वजह से ये नलिका विहीन ग्रंथि हुई कहलाती हैं। तो आपको चैप्टर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपके इस चैनल पे आपको इस चैनल पे एनसीईआरटी का पैटर्न जो है सिलेबस है वो पूरा किया जाएगा। और जितने भी टीचिंग्स एग्ज़ाम है या और भी जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और जो भी आपको नई नई अपडेट्स आती हैं उसके लिए भी आपको यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है उसके साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।